बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। वक्फ का वक्त ओवर। क्या सरकार की नजर अब वक्फ की जमीनों पर है? क्या संसद में बहुमत के नाम पर अल्पसंख्यकों का हक छीना जा रहा है? लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास होते ही सियासत में भूचाल आ गया है। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी खुलकर बीजेपी पर बरसे हैं। उन्होंने इस बिल को संविधान पर सीधा हमला बताया है और कहा है कि इसे किसी भी कीमत पर झारखंड और बिहार में लागू नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस का साफ कहना है कि यह बिल सिर्फ वक्फ नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के अस्तित्व पर हमला है। सवाल उठ रहे हैं कि यह कानून किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है और क्या अब विरोधी सड़कों पर उतरने वाला है, और तमाम तरह के सवाल जो इस वक्त दरअसल झारखंड से कांग्रेस पूछ रही है। इरफान अंसारी ने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया है वक्फ बिल को लेकर। आज दरअसल इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट के जरिए समझिए कैसे इरफान अंसारी ने बीजेपी पर हमला बोला, और उसके बाद आपका तारुफ कराएंगे हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले। ये लड़ाई जमीन की है, ये लड़ाई अस्तित्व की है, और ये जंग है बीजेपी की साजिश के खिलाफ। झारखंड के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने वक्फ संशोधन विधेयक को साजिश का हथियार बताया और दे डाली खुली चुनौती। कह दिया झारखंड और बिहार में ये कानून लागू नहीं होने देंगे। ऐसा है कि वक्फ बोर्ड का जो बिल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं, इसका हम सब विरोध कर रहे हैं, देशवासी विरोध कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बिल है ये लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है, और एक वर्ग को टारगेट करके कल जिस तरह से आपने आनंद फानंद में बिल को पास कराया, इससे हमें लगता है कि देश में भाईचारगी नाम की कोई चीज नहीं रही। गुरुवार को एक जनसभा में जब डॉक्टर इरफान अंसारी माइक पर आए तो बोले कि बीजेपी की नजर वक्फ की जमीनों पर है और ये बिल सिर्फ एक बिल नहीं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। इरफान अंसारी ने कहा ये कानून किसी हाल में झारखंड और बिहार में लागू नहीं होने देंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या राज्यों में केंद्र के कानून को रोका जा सकता है या सिर्फ सियासी स्टंट है? इस पूरे मामले पर झारखंड में सियासी जमातों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध किया। जो 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची में भी संशोधन इस कानून के तहत कि आदिवासियों की संपत्ति जमीन वक्फ बोर्ड में हस्तांतरित नहीं हो सकती। क्या सामाजिक परिवर्तन होगा, क्या आर्थिक परिवर्तन होगा, देश को क्या लाभ होगा? देश में कई ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। वक्फ बिल ला दिया गया, लोग उलझ के रह जा रहे हैं इसी के बाद। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष का अपना अपना कहना है। बीजेपी कहती है ये बिल पारदर्शिता के लिए है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है ये बिल एक सोची समझी रणनीति है। विपक्ष कह रहा है मकसद मुसलमानों को जलील करना है, पक्ष ये कह रहा है वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा। वहीं डॉक्टर इरफान अंसारी ने साफ कर दिया है ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक अब लड़ी जाएगी, और कहा है जनता घबराए नहीं, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो अब सवाल सत्ता से है कि क्या अल्पसंख्यकों की संपत्तियों पर सरकार की नजर है? क्या संसद का बहुमत संविधान की आत्मा को कुचल सकता है? क्या विरोध की हर आवाज को राजनीति कहकर खारिज कर दिया जाएगा? सवाल विपक्ष से भी है कि क्या सिर्फ भाषण देने या संसद में बिल को चुनौती ही देंगे? और सबसे जरूरी, क्या ये लड़ाई जनता के लिए है या सिर्फ आने वाले चुनाव की तैयारियों की? ये मामला सिर्फ वक्फ का नहीं है, ये मामला भरोसे का है। सवाल सिर्फ एक समुदाय का नहीं है, सवाल लोकतंत्र के संतुलन का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉच। तो आप दरअसल ये पक्ष और विपक्ष
क्या कहता हुआ नजर आया वो भी हम आपको बता रहे हैं। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी तारुफ कराएंगे। सवाल कई अहम हैं, देखिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अशोक बड़ाइक साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद हुसैन रूमी साहब है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी। मुस्तकीन आलम साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी मुस्तकीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अबरार अहमद साहब है, मेंबर है वक्फ बोर्ड झारखंड के, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका भी अबरार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुर्शीद हुसैन रूमी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जो इरफान अंसारी साहब कह रहे हैं कि झारखंड और बिहार में लागू नहीं होने देंगे, क्यों नहीं लागू होने देंगे साहब, और कैसे नहीं लागू होने देंगे? ऐसा है कि सीमित समय में हमारी समझ जो बताती है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो कल लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है, ये संविधान की धारा 25 और 24 का उल्लंघन करती है, खासकर 26 का, जिसमें हमें धार्मिक आजादी दी गई है, उसका उल्लंघन करती है। दूसरी बात, एक्ट में ये कहा गया है कि आप 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे तब अपनी संपत्ति दान कर सकेंगे। भाई जमीन हमारी, जायदाद हमारा, प्रॉपर्टी हमारी, मिल्कियत हमारी, तुम कौन होते हैं ये पूछने वाले कि हम वक्फ करेंगे या दान करेंगे या नहीं करेंगे। ये वक्फ बोर्ड को मजबूत करने की बात भाजपा कर रही है या कलेक्टर को वक्फ बोर्ड पर थोप रही है। चौथी बात, हाँ, कि वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं, हाँ, भाजपा की नजर उस पर है। ये वक्फ बिल लाकर उसका लोकसभा से पास कराकर ये जमीनों को छीनना चाहती है, हड़पना चाहती है और अपने धन्ना सेठ मित्रों अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं। जिमनन एक बात बता दूं अब्दुल नबी साहब कि मुंबई में मुकेश अंबानी का इंटालिया जहां बना हुआ है वो वक्फ की जमीन है। 1950 में अब्दुल कादर नाम के आदमी ने वो जमीन यतीम खाने के लिए खुर्शीद साहब, वही तो दिक्कत है ना, वही चीज है। अंबानी ने वक्फ बोर्ड में अब खुर्शीद साहब दावा तो यही है ना, अब वही चीज है ना, इसीलिए तो ये बिल लाया गया है ना। अब्दुल नबी साहब, मैंने कहा मुझे पहले कंक्लूड कर लेने दीजिए। कंक्लूड कीजिए, आपका पॉइंट आया ना, मैं उस पॉइंट पर ही आपसे सवाल कर रहा हूं। जो आपने कहा सवाल यही है ना कि अब आप दावा कर रहे हैं कि जो मुकेश अंबानी साहब का घर है, बंगला है, वो भी वक्फ की जमीन है। आप कहेंगे कि एक और जगह है वो भी वक्फ की जमीन है। दरअसल बिल में यही तो कहा गया है, आपके पास दस्तावेज हैं, दस्तावेज दिखाइए और दावा कर दीजिए कि हाईकोर्ट में, नहीं सर सुनिए ना, आप दस्तावेज दिखाइए, सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए ना, रूमी साहब रुकिए ना, रूमी साहब, मुंबई हाई कोर्ट में 20 सालों से इस पर केस चल रहा है। अगर हमारे पास दस्तावेज नहीं होता तो हम किस आधार पर ये केस लड़ते? अगर दस्तावेज होता तो केस जीत चुके होते ना सर, अगर पुख्ता दस्तावेज होते तो केस जीत चुके होते अब तक, पिछले 10 साल से अगर चल रहा है। ठीक है, मैं आता हूं सर, एक सिर्फ एक बंगले पर नहीं बात होगी। आपको मालूम है कि मुकेश अंबानी किस हस्ती का नाम है? नहीं और अब वही चीज आ गई ना, तभी तो वक्फ में जो जमीनें आई हैं, वक्फ की जो संपत्ति लगातार बढ़ी है। नोट मिल रहा है हुसैन रूमी साहब, जुडिशियरी का हाल मालूम होना चाहिए। नहीं रूमी साहब, जुडिशरी पे आप सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं जुडिशरी पे सवाल उठेंगे, हम कानून पर सवाल उठाएंगे, आप कहेंगे कानून का हाल होना नहीं, मुद्दा भटक जाएगा, मुद्दा भटक जाएगा। बहरहाल आऊंगा मैं आपके पास, मसले पर गलत फैसला दिया तो जुडिशरी पर सवाल उठेगा। रूमी साहब आऊंगा, मैं आऊंगा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई कानून पर आप सवाल उठाएंगे, आप कोर्ट पर सवाल उठाएंगे, आप संसद पर सवाल उठाएंगे। बहरहाल मैं आता हूं, आप सवाल उठा सकते हैं, आपका हक है, आपका हक है। बहरहाल आता हूं, मैं आता हूं सर, मेरे पास समय तो सीमित है ना रूमी साहब, समय सीमित है तो सबको समय देना पड़ेगा। ठीक है रूमी साहब, आता हूं मैं आपके पास, आता हूं मैं अबरार साहब के पास चलता हूं, जरा फिर आऊंगा जरा आपके पास भी, बीजेपी के पास भी आऊंगा इन सब के सवालों के बाद। अबरार साहब जरा बताइए कि जो बिल पास हुआ है आपको क्या लग रहा है? कहा जा रहा है कि भाई झारखंड में और बिहार में इसको पेश नहीं होने देंगे, इसको
लागू नहीं होने देंगे, ये सही है? और जो बिल लागू किया गया है, पास किया गया है, वो आपको लग रहा है वक्फ को लेकर सही है या फैसला या नहीं है? अभी जो रूमी साहब से आपका जो अभी बातचीत जो आपकी हुई है, तो उसमें आप कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड में जो धांधली हो रही है, जो करप्शन है, और जो क्या हो रहा है। हाँ, आवाज आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है, बोलिए बोलिए। जो धांधली हो रही है, जो लूट मचा हुआ है, कैसे चेक करेंगे? लेकिन ये बताइए कि नया बिल जो आया है, इसमें कैसे चेक किया जाएगा, क्या प्रोविजन है? देखिए, पहले ये था कि किसी भी जमीन को अगर जो है गैर बेईमानी करके या गलत ढंग से अगर बेच दिया जाता था, जो लोग बेचते थे, ये बेच दिया जाता था वक्फ बोर्ड के जरिए, तो उसमें 2 साल का जो है माने सजा का जो है प्रोविजन था, जिसको 6 महीने का कर दिया गया है। इसी तरह से आप देखिएगा कि बाकी चीजें भी जो है कि उसमें कहीं पर भी इस तरह की बात नहीं है कि जो वक्फ बोर्ड में जो कहीं पर मान लिया जाए। लेकिन अबरार साहब, अगर मैं सही हूं, जितना मेरे पास जानकारी है, मैं अगर सही हूं, तो ये भी तो है ना भाई कि आपको इस बात की भी जानकारी नहीं लग पाती कि आपकी संपत्ति, यानी कि मसलन मेरे पास इतनी जमीन है वक्फ की, और अगले 1 बरस के बाद वो जमीन दुगनी हो जाती। कई दफा ऐसे केसेस देखे गए हैं, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो उसी को लेकर ही तो ये कहा गया है कि भाई वो कैसे दुगनी हो गई है, वो थोड़ी पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए, उस बाबत ही तो ये चीजें की गई हैं। देखिए, 2-3 चीज जो गलतफहमी जो पैदा की गई है, या फिर जो है जिस तरह से नैरेटिव जो है मैंने दिया गया है, ये अपने आप में ऑब्जेक्शनेबल है। बिल तो अपनी जगह पे है। जैसे एक बात ये कहा गया है कि तीसरा सबसे बड़ा जो है ऑनर जमीनों का जो है ये वक्फ बोर्ड है, डिफेंस का जो है और रेलवे के बाद। लेकिन एक चीज लोग नहीं बताते हैं कि हिंदू इंडोमेंट जो है, जिसमें सिर्फ जो है आपका आंध्र प्रदेश और जो है तेलंगाना और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट मिला करके जो है ये वक्फ बोर्ड से ज्यादा जमीनें हैं उनके पास। लेकिन ऐसा जो है एक नैरेटिव दिया गया है कि ये वक्फ बोर्ड के पास जो है मैंने देश की बहुत बड़ी जमीन है। ठीक है। और दूसरी चीज ये बोली गई है कि जिस जमीन पे वक्फ बोर्ड जो है हाथ रख देता है, ये वक्फ बोर्ड की हो जाती है। आप ही के सवाल से जुड़े हुए बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कि एक नियम है इसमें कि वक्फ बोर्ड के जमीन का अगर रजिस्ट्रेशन होता है वक्फ का, तो प्रॉपर उसका तरीका होता है कि कोई आदमी अप्लाई करता है, फिर ये देखा जाता है कि ये जमीन जो है उस पार्टिकुलर आदमी का है या नहीं जो डोनेट कर रहा है। और ये तमाम चीजों को जो है देखने के बाद जो है जांच करने के बाद ही जो है उसको वक्त में उस जमीन को लिया जाता है। ठीक है। वक्त बोर्ड ने किसी के जमीन को नहीं लिया है। ठीक है। अशोक जी आइए जरा, अशोक जी आइए, फिर मैं मुस्तकीन जी के पास जाऊंगा। अशोक जी आइए, आप रूमी जी का भी जवाब दीजिए और अबरार साहब का भी जवाब दीजिए। रूमी जी कह रहे हैं देखिए आप लोगों को कुछ नहीं पता है। देखिए वक्फ में जो जमीनें हैं वो बाकायदा एक तरीके से सांप्रदायिक आप लोग लोगों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो रूमी जी कह रहे थे, जहां तक मैं समझ पाया हूं। और अबरार साहब कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, र्यूमर्स आप लोगों ने फैलाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बहकावा किया गया है, बहकावे वाली बात है कि भैया संपत्ति डबल हो गई, तिगुनी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। होगा कि इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कानून के अंतर्गत चलते हैं। कोई धार्मिक कानून के धार्मिक मान्यता के आधार पर इस देश नहीं चलता है। देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निर्मित संविधान के आधार पर इस देश में कानून चलता है। ये स्पष्ट है, इनको सबको स्वीकार करनी चाहिए। और संविधान के पुस्तक लेकर घूमने वाले, आज संविधान का संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये कानून अमेंडेड बिल आया है सामने में। 2 पार्लियामेंट में आया, हाउस में आया, लोकसभा में, राज्यसभा में आया, उससे पहले जेपीसी में गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में गया। पूरे वहां पर चर्चाएं हुई, तर्क वितर्क हुई, दोनों हाउस के लोगों ने इसमें राय सलाह लिया, पक्ष विपक्ष की बातें आई, उसके बाद ये पास हुआ है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई चोरी छिपे रातों रात कोई बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने पास कर दिया है। इससे पहले भी वक्फ जो अमेंडमेंट बिल 5-5 बार संशोधन हो चुका है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नया हो रहा है। हाँ देखिए, कभी जब आप नए भारत का निर्माण करने चलते हैं तो नया रिफॉर्म करना होता है, नया रेगुलेशन करना होता है। जिस तरह से 3 तलाक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लाया, देखिए दुनिया के किसी भी इस्लामिक कंट्री में 3 तलाक को मान्यता नहीं दिया गया है। अशोक भाई, आप देखिए, मैं 3 तलाक पे भी जाऊंगा और सीए पे भी अभी आप चले जाएंगे, आप तमाम उन मसलों पर चले जाएंगे, मुझे पता है। लेकिन सवाल यहां पर अबरार साहब और खुर्शीद साहब ये पूछ रहे हैं
कि भाई पारदर्शिता आप कह रहे नहीं थी, मैं अब उसी कैसे में आ आया गई, था। अब कैसे आएगी? मैं क्या उसी बिल में में आया है कुछ ऐसा? देखिए, आप झारखंड रघुवर दास जी के बयान को सुनाए, इरफान अंसारी जी के बयान को सुनाए। देखिए, मैं झारखंड में ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूं, आदिवासी कम्युनिटी से आता हूं। झारखंड के अगर प्रदेश से बात करें तो झारखंड 5th शेड्यूल स्टेट है। यहाँ छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट और संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट है, और कस्टोडियन गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। और इसके जो जो जिला में ट्राइबल जमीन के मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? डीएम होते हैं। साहब, जब आदिवासी अपने परंपरागत भूमि, वह सरना स्थल हो, जाहिर खान हो, मसना स्थल हो, उसका करता धरता नीति निर्धारण जब डीसी कर सकता है, तो फिर वक्त की संपत्ति का नीति निर्धारण डीएम क्यों नहीं कर सकता है? राजस्व का, रेवेन्यू का कस्टोडियन डीएम होता है। ठीक है, तो रूमी अगर साहब वक्त बोलिए, की फिर जमीन मैं का- आ रहा हूं मुस्तकीम जी आपके पास। वक्त रूमी की साहब जमीन बोलिए। का वक्त की जमीन का कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट में अगर डीएम को किया गया है तो मुझे लगता है ये तो सही ठीक है, रूमी साहब इसमें बोलिए। कहीं रूमी कोई साहब किसी को क्या करने पॉइंट नहीं रेस करना चाह रहे हैं? मुस्तकीम जी, फिर आ रहा हूं मैं आपके पास। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड कोई मुसलमानों के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। और वक्फ बोर्ड में अगर कोई मामला आया और संभाला नहीं गया तो उसके लिए आपको मालूम है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट कभी भी समीक्षा कर सकता है और उसके फैसले को पलट सकता है। दूसरा अहम सवाल ये है, वो तभी छूट गया था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये क्लॉज लगाया गया है कि अब इसके 22 सदस्य होंगे, जिसमें सिर्फ 10 मुस्लिम होंगे और 12 गैर मुस्लिम होंगे। तो ये लिमिटेशन वक्फ बोर्ड पर ही क्यों, हिंदू न्यास बोर्ड और रामलल्ला के मंदिर पर क्यों नहीं? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मुसलमानों को कोई रिप्रेजेंटेशन देंगे जो वक्फ बोर्ड में ही ये लिमिटेशन कि 10 ही मुसलमान होंगे और 12 गैर मुस्लिम होंगे, ऐसा लिमिटेशन वक्फ बोर्ड पर ही क्यों? ठीक है, क्या हिंदू न्यास मुस्तकीम आलम साहब, ठीक है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा क्या? ठीक है, पॉइंट इस पॉइंट पर जरा मुस्तकीम आलम साहब मैं आपसे इसका जवाब लेना चाहता हूं, फिर अशोक भाई भी इसका जवाब देंगे। जरा बताइए कि क्या, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा था गृह मंत्री कह रहे हैं कि किसी भी गैर मुस्लिम को नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा इसमें। हालांकि अब होगा नहीं होगा वो फ्यूचर डिसाइड करेगा, आने वाला वक्त निर्धारित करेगा। लेकिन मुस्तकीम साहब आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, वक्फ बोर्ड में तो बिल्कुल गैर मुस्लिम की मनोनयन होगा, नामजदगी होगी, और हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी कदम है। ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिए सरकार ने जो सोचा कि किसी भी कमेटी को, किसी भी धार्मिक कमेटी को मोनोपोली से रोकना है तो दूसरे धर्म के लोगों का भी समावेश होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ वक्फ बोर्ड में नहीं थी, दूसरे धर्मों के न्यास बोर्ड में क्यों नहीं, दूसरे मठ मंदिरों में क्यों नहीं, चर्चों में क्यों नहीं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में क्यों नहीं? हम समझते हैं कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को या गैर मुस्लिम सदस्यों को नामित करने की बात कही गई है, इसी तरह दूसरे धार्मिक बोर्डों में भी गैर हिंदुओं, गैर चर्चों, गैर सिखों को भी नामजदगी होना चाहिए। तो ये समझ में आती बात कि सरकार जो है वो पारदर्शिता को कायम रखने के लिए ये काम कर रही है। इसको पारदर्शी बनाने की दिशा में ये सशक्त कदम है, तो ये एक बेहतर कदम होता। लेकिन सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए ये नियम बनाना, एक कम्युनिटी को ही टारगेट करना, हम समझते हैं कि लोगों को थोड़ा सा नाराजगी पैदा होगी, रोष पैदा होगा। सरकार को इस दिशा में आगे स्टेप उठाना चाहिए, इसका विस्तार देना चाहिए कि दूसरे धार्मिक संगठनों में भी दूसरे लोगों को भी शामिल करने की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अबरार साहब जरा बताइए कि क्या ये फैसला अगर लिया जा रहा है कि मेंबरान में कुछ गैर मुस्लिम भी होंगे, कुछ मुस्लिम होंगे, कि क्या वो वाजिब है या नहीं है आपके साथ? नहीं, अभी तो मुस्तकीम साहब ने कहा ना कि अगर जो है उसको सेकुलर ढंग से करना चाहते हैं तो ये मेहरबानी सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों, अब मुस्लिम संस्था में क्यों, बाकी दूसरे जगह भी जो है दूसरे समुदाय के लोगों को रखा जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। बाकी जगह पे जो है उसी कम्युनिटी के लोग, उसी समुदाय के लोग रहते हैं जो उसको संचालित करते हैं। यहाँ वक्फ बोर्ड में इस तरह की चीज कर रहे हैं तो इसके नियत पे एक खोट होता है। दूसरा चीज है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिए हैं, जिसकी हम तमाम लोग इज्जत करते हैं, और भारत के संविधान की हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं। लेकिन ये संविधान ही जो है, माने हम तमाम लोगों को ये अधिकार दिया है कि अपने धर्म के अनुसार, अपने परंपराओं के अनुसार जो है, चाहे वो आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, आदिवासी के लिए भी जो है ट्राइबल काउंसिल है,
जिसमें वो लोग तय करते हैं कि भाई किस तरह से और नियम कानून को बनाया जाना चाहिए, उसमें बोलिए कि दूसरे लोगों को लाया जाएगा और इस तरह किया जाएगा, तो ये एक इंक्रोचमेंट होता है। और जो संविधान हमें अधिकार दिया है उसको डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। अभी जो बोला जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है इससे जो है बहुत दिक्कत हो रही है, अभी खुर्शीद साहब बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड के बारे में गलतफहमी पैदा किया गया कि ये मुसलमानों के द्वारा बनाई गई संस्था है, ये सरकार के द्वारा बनाई गई संस्था है। ठीक है, इस पर मैं आऊंगा, जरा मैं पहले अशोक जी के नहीं तो हाँ, तो सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। अशोक जी, सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वक्फ बोर्ड में आप मेंबर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो दूसरे बोर्ड्स में क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सवाल किया जा रहा है। बिल्कुल, और इसमें सुधार कैसे होगा ये बताइए ना। आप जो बिल लेकर के आए हैं तो किसी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए किए हैं या इससे कोई सुधार होगा? अशोक जी, अगर आपके हिसाब से खामियां हैं, गलतियां हैं, तो सुधार कैसे होगा? मैं स्पष्ट कर दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि के रूप में आपके चैनल में उपस्थित हुआ हूं। देखिए, मेरी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि 75, 76, 77 सालों से वक्फ कानून इस देश में लागू है। 75, 76 सालों में अल्पसंख्यक समाज, खास करके मुस्लिम समाज की आज जो आर्थिक, अगर आर्थिक स्थिति देखेंगे तो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, काफी वो पिछड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वक्फ में इतनी संपत्ति है तो क्यों नहीं आर्थिक उन्नति हो पाई, उनके सामाजिक उन्नति हो पाई, शैक्षणिक उन्नति हो पाई? तो कहीं ना कहीं 1% मुट्ठी भर लोग पूरी की पूरी वक्फ पे कब्जा किए हुए हैं, जिसका खमियाजा मुस्लिम समाज भुगत रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि 1% जो समाज है वो पूरे 99% को कंट्रोल किया हुआ है। उसमें मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? उसमें पिछड़े मुसलमानों की भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक है अशोक जी, सवाल ये था कि कैसे सुधारेंगे और दूसरे बोर्ड में समाज की भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? सवाल ये है कि कैसे सुधारेंगे अशोक जी? देखिए, निश्चित रूप से जब कोई रिफॉर्म होता है तो थोड़ा समाज को भी विश्वास में लेने की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से हमारे नेताओं ने पार्लियामेंट में कहा है, दोनों हाउसों में कहा है कि इससे किसी मुस्लिम से के हाथों से बाहर जा रहा ऐसा विषय नहीं है, इसको एक संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत लाया गया है। अब मैं आपसे एक स्पष्ट सवाल पूछता हूं, आज मैं रांची में बैठा हूं, अगर मेरा कोई जमीन का विवादित हो, चाहे वो पैतृक हो, चाहे मेरे सरना स्थल से मामला हो, चाहे मेरा मसना स्थल से मामला हो, कोई भी मामला होगा, मेरा कोई इंक्रोचमेंट करेगा तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं सबसे पहले डीएम के पास जाऊंगा, और डीएम ही कस्टोडियन होता है, कोई भी रेवेन्यू का मालिक डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो अगर चलिए ठीक है, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, ठीक है मेरे पास समय खत्म हो रहा है। हुसैन रूमी साहब, मेरे पास समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। माफी के साथ आप चारों से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। आप चारों का, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला और इस डिबेट का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए आप इंडिया वॉइस के साथ।